हाय फ्रेंड, ये है सजेस्टेड आंसर ऑफ योर न्यू कोर्स स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एग्जाम जो हुआ था 10th जून 2019 और उसका ये क्वेश्चन नंबर 6 है। मैं आपको MCQ नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि MCQ का पेपर इंस्टीट्यूट ने ले लिया था। तो MCQ को छोड़ के जितने भी चीज हैं ये आपके पास है और मैं कोशिश करूंगा अगर मुझे हिंट में मिल जाए MCQ का तो मैं आपको जरूर उसको बताऊंगा। उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा मेरा ऐप एनी टाइम क्लासेस जो गूगल प्ले पे है एज वेल एज iOS पे। अब हम स्टार्ट करते हैं सवाल। क्वेश्चन नंबर 6 और 6 का ए पार्ट, गौतम एंड सिद्धार्थ, two brothers, are the owner of a cloth manufacturing unit located in फरीदाबाद। अंडरलाइन करके देखिए, अभी एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो क्लोथ का है। मैं बार बार अपने वीडियो एंड क्लास में मैंने बोला है कि जो आजकल सवाल आते हैं वो केस स्टडीज के ऊपर होते हैं, वो डायरेक्ट सवाल नहीं आएंगे, ये ध्यान से रखिएगा। सिंपल पॉइंट याद करके जाएंगे तो आप एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं कर सकते। और देखिए पहला ही सवाल वैसे ही आ गया, गौतम एंड सिद्धार्थ, टू ब्रदर्स, आर द ओनर ऑफ ए क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लोकेटेड इन फरीदाबाद। दे आर डूइंग वेल and have substantial surplus funds available in the business. They have different approaches regarding the corporate strategies to be followed to be more competitive and profitable in future. Next paragraph देखिएगा, Gautam is interested in acquiring another industrial unit located in Faridabad, manufacturing stationery item such as the permanent marker, notebook, pencil, sharpener, envelopes and other office supplies. On the other hand, Siddhartha desires to start another unit to produce ready-made garment. Discuss the nature of a corporate strategies being suggested by the two brothers and risk involved in it. अब देखिए आपको क्या डिस्कस करना है, डिफरेंट कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी का। आपने अच्छी तरह से पढ़ा है कि कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज में दो तरह के यहां मेन होगा, रिलेटेड एंड अनरिलेटेड। रिलेटेड में आपने देखा है तीन तरह के होते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड कंसंट्रिक। वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है सेम बिजनेस सेम लाइन बट नेक्स्ट लेवल। अब जो दूसरा पार्टनर इसमें बोल रहे हैं जो कि अनरिलेटेड है, जैसे आप देखेंगे कि गौतम ने क्या कहा, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी डिफरेंट अल्टरनेटिव में आप देख रहे हैं। आपने देखा पहला है कि रिलेटेड में आपने क्या देखा, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है एंड कंसंट्रिक है। वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, कंसंट्रिक है। अनरिलेटेड में जो कि नॉट रिलेटेड है वो कॉन्ग्लोमरेट है। अब ध्यान से देखिएगा, कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है, यू गो इन अ डिफरेंट बिजनेस विच इज नॉट रिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग बिजनेस। वर्टिकल में क्या होता है, यू गो विद द रिलेटेड बिजनेस। अब ये रिलेटेड बिजनेस में अब नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, इट बिकम्स वर्टिकल अपवर्ड, और नीचे सप्लायर के बिजनेस को अगर टेक ओवर करते हैं तो इट बिकम्स वर्टिकल बैकवर्ड और डाउनवर्ड। अब इन दो कंसेप्ट के बेस पे इस केस स्टडीज को देखिए। गौतम ने कहा कि बिल्कुल अनरिलेटेड बिजनेस में जाएंगे, तो अब बताइए ये रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है या अनरिलेटेड? ये रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, ये अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है। अब इसके साथ रिस्क क्या जुड़ा हुआ है, अननोन वर्ल्ड है, रास्ता पता नहीं, प्रोसीजर पता नहीं, पिटफॉल बड़े सारे हैं क्योंकि दुनिया देखी नहीं है, ये रिस्क इसके साथ है। बिकॉज यू आर गोइंग ऑफ द एक्सपेंशन ऑन द अननोन वर्ल्ड, अननोन एरिया, अननोन पाथ,
So you have pitfalls. You have a different pitfall for this. तो अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो क्लियर लिखेंगे कि क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो कि क्लॉथ बनाती है, लेकिन गौतम जो ब्रदर है वो कहते हैं स्टेशनरी आइटम में जाओ, which includes permanent marker, notebook, pencil, sharpener, envelope and other office supplies. This means गौतम ये कह रहे हैं कि you diversify into unrelated business that is conglomerate business and इसमें रिस्क है कि unknown path पे जा रहे हैं, अननोन वर्ल्ड में जा रहे हैं जिसमें प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता, मार्केट के बारे में नहीं पता, कस्टमर के बारे में नहीं पता, टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता। अब आ गई सेकंड ब्रदर। सेकंड ब्रदर कहते हैं कि हम फरीदाबाद में ही एक ऐसी कंपनी को एक्वायर करते हैं जो कि रेडीमेड गारमेंट बनाती है। तो हमारा क्लॉथ आगे बन गया रेडीमेड गारमेंट। इसका मतलब है कि हम जिसको बेच रहे थे क्लॉथ उसके बिजनेस में एंटर कर गए। इसका मतलब है कि वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल द बिजनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर। इसका मतलब है कि इस नियम के अनुसार हम जा रहे हैं वर्टिकल अपवर्ड डाइवर्सिफिकेशन। तो कंक्लूजन में लिख दीजिए कि गौतम साहब कह रहे हैं कॉन्ग्लोमरेट बिजनेस में जाओ, अनरिलेटेड में बिजनेस में जाओ, जबकि दूसरे ब्रदर कह रहे हैं कि रिलेटेड बिजनेस में रहो एंड वर्टिकल अपवर्ड डाइवर्सिफिकेशन करो। तो मुझे लगता है ये केस स्टडीज आप आराम से लिख पाएंगे और ये है 6A का आंसर जो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, strategic management is not a panacea for all the corporate ill. It has its own pitfall which can counter all hindrances and always achieve success. All hindrances which can achieve the successes. Do you agree with this? Yes. ये क्वेश्चन है लिमिटेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अगर आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ध्यान से पढ़े हों तो आपने देखा होगा आपके मॉड्यूल में कि लिमिटेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होगा, और इसके लिए हमारे एनी टाइम क्लास में विथ 3D एनिमेशन लिमिटेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है। आप जाके देख लीजिएगा। 20 तारीख तक हमारा ऐप फ्री अवेलेबल है आपके लिए, उसके बाद ये पेबल में चला जाएगा। तो जरूर इवन पहला वाला भी वीडियो वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन एंड कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन के लिए हमारे ऐप में जरूर जाइए और देखिए विथ एनिमेशन कि क्या आंसर है। अब लिमिटेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है? लिमिटेशन है कंप्लेक्सिटी। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कंप्लेक्स होता है। लिमिटेशन है टाइम कंज्यूमिंग, ये टाइम बहुत कंज्यूम करता है। और लिमिटेशन है कि ये कॉस्टली प्रोसेस है, और ये नहीं है कि ये पेनेसिया है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है। एंड इन करंट सिनेरियो इसको अडॉप्ट करना बहुत आसान नहीं है। तो आप इसके आंसर में लिखेंगे कि लिमिटेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है, और लिमिटेशन के बारे में आप लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर आएगा। और लिमिटेशन बड़ा क्लियर है कि ये कॉम्प्लेक्स है, ये टाइम कंज्यूमिंग है, ये कॉस्टली है, एंड इट इज in a competitive scenario where all organizations are trying to move strategically, it is very difficult clearly estimate the competitive response to form strategies. तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और उसको लेके आते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, what do you understand by competitive landscape and what are the steps to understand the competitive landscape? अब कंपेटिटिव लैंडस्केप का मतलब होता है सिनेरियो। वो कौन कौन से सीन हैं जिसमें कंपेटिटिव लैंडस्केप के बारे में बोला जाता है। आप हमारे वीडियो में जाके देखिए, चैप्टर 2 में जब हम कंपेटिटिव लैंडस्केप के बारे में बोलते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल लिया है। और आपको याद होगा मैंने एग्जाम्पल, आपके मॉड्यूल ने भी एग्जाम्पल लिया है हुंडई का, कि हुंडई ने कंपेटिटिव लैंडस्केप के बारे में समझने की कोशिश करी कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है संसार में, क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग एंड हाउ इज हैपनिंग। इसको जब हम एनालाइज करते हैं तो इट बिकम्स व्हाट अंडरस्टैंडिंग द कंपेटिटिव लैंडस्केप। सो एक लाइन अगर देखने की शुरुआत करें तो देख सकते हैं कि competitive landscapes means competitive scene in the industry. Analysis of the competitive landscape of or competitive scenario is a business analysis which identifies competitor either directly or indirectly. ये पूरा डिटेल में आपको लिखना है। अब बात आता है कि competitive landscape को समझने में कितने तरह के स्टेप्स हैं। तो
कंपेटिटिव लैंडस्केप को समझने में हमारे पास 4 तरह के स्टेप हैं। स्टेप 1 है आइडेंटिफाई द कंपेटिटर्स, दूसरा है अंडरस्टैंड द कंपेटिटर्स, थर्ड है डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ कंपेटिटर्स, 4 है डिटरमाइन द वीकनेस ऑफ कंपेटिटर, एंड 5th है पुट ऑल द इंफॉर्मेशन टुगेदर। एक बार फिर से देखिएगा। नंबर 1 आइडेंटिफाई द कंपेटिटर, नेक्स्ट अंडरस्टैंड द कंपेटिटर्स, third determine the strength of competitors, next determine the weakness of the competitors, next and final put all the information together। इसको अच्छी तरह से देखने के लिए competitive landscape का वीडियो आप जरूर देखिए। एनी टाइम क्लास के ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस आंसर को देखिए। ये चैप्टर 2 में कंपेटिटिव लैंडस्केप में कंप्लीट वीडियो आपको मिलेगा और एक बार जरूर तैयारी कीजिए ताकि आपको समझ में आएगा कि कितनी गहराई से सवाल आजकल पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक विच मस्ट बी पोसेस बाय द ऑब्जेक्टिव टू बी मीनिंगफुल टू सर्व इंटेंडेड रोल। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है गुड ऑब्जेक्टिव में, आपको अच्छी तरह से पता होगा। और ये देखेंगे कि आपके मॉड्यूल के सेकेंड पैराग्राफ में बस 4 लाइन लिखा हुआ है, उस 4 लाइन में कुछ वर्ड्स हैं और वही आंसर है। अगर आपने स्टडी मटेरियल को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा तो आपके दिमाग में आएगा भी नहीं कि ये क्या है और आप एग्जाम में सोचते रहेगा अरे यार ये कैरेक्टरिस्टिक क्या पूछ दिया, व्हाट डज द कैरेक्टरिस्टिक मीन। ना, ये लिखना जरूरी है। और ये कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है स्मार्ट, और उसके साथ आपको जोड़ना पड़ेगा स्मार्ट के बाद अंडरस्टैंडिंग, चैलेंजिंग, हायरार्किकल, ऑब्टेनेबल एंड कंग्रुएंट अमॉन्ग द ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। तो एक अच्छे ऑब्जेक्टिव में स्मार्ट, पहला स्मार्ट से लिखना है, यानी कि स्पेसिफिक होना ऑब्जेक्टिव का कैरेक्टरिस्टिक है, मेजरेबल होना ऑब्जेक्टिव का कैरेक्टरिस्टिक है। एक बार फिर इसको अच्छी तरह से समझना हो तो जरूर आप एनी टाइम क्लास ऐप को डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और इन वीडियो को देखिए। एस बोले तो स्पेसिफिक, एम बोले तो मेजरेबल, ए बोले तो अचीवेबल, आर बोले तो रियलिस्टिक एंड टी बोले तो टाइम बाउंड। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक हो गया। इसके साथ आपके पास कैरेक्टरिस्टिक होगा अंडरस्टैंडेबल, चैलेंजिंग, हायरार्किकल, ऑब्टेनेबल एंड कंग्रुएंट अमॉन्ग द ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। कंग्रुएंट का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के साथ ये पूरा जाना चाहिए, ताल में ताल, लय में लय मिला करके। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑब्जेक्टिव में क्या गुण होना चाहिए तो आप बोलेंगे ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, चैलेंजिंग होना चाहिए, हायरार्किकल होना चाहिए, ऑब्टेनेबल होना चाहिए एंड कंग्रुएंट अमॉन्ग द ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है। एक बार मैं फिर से बोलूंगा, अगर आप चाहते हैं कि वीडियो फॉर्म में इसके आंसर को देखें तो आप डाउनलोड कीजिए एनी टाइम क्लास ऐप एंड पूरे वीडियोस को अच्छी तरह से देखिए वीडियो फॉर्मेट में विथ 3D, 2D एंड आफ्टर इफेक्ट एनिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रोमिनेंट एरिया इन वेयर द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर कैन प्ले ए स्ट्रैटेजिक रोल। ये आपको याद होगा, मैंने बहुत बार याद करवाने की कोशिश करी होगी और मैंने इसका कोड दिया होगा पेस। तो टोटल जो आप देखेंगे कि कितने एरिया है जिसमें एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कैन प्ले द स्ट्रैटेजिक रोल। सो देयर आर 7 एरियाज इन विच ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कैन प्ले ए स्ट्रैटेजिक रोल। और आपने देखा होगा नंबर 1 इज प्रोवाइडिंग पर्पसफुल डायरेक्शन, देन आपने देखा होगा प्रोवाइडिंग पर्पसफुल डायरेक्शन, देन बिल्डिंग अ कोर कंपिटेंसी, ये एरिया है। सी क्रिएटिंग कंपेटिटिव एडवांटेजेस, फैसिलिटेशन ऑफ चेंज, managing the workforce diversity, empowerment of the human resources, development of the work ethic and culture। ये एरिया है जिसमें ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कैन प्ले अ स्ट्रैटेजिक रोल। अगर आपको याद है, चूंकि आंसर मॉड्यूल का है, एज इट इज हमने दिया है तो इस सीक्वेंस मॉड्यूल वाला जा रहा है। अगर आपको याद है मेरे क्लास और वीडियो लेक्चर आपने पढ़े हो तो पी पर्पसफुल डायरेक्शन, ए अवेयरनेस ऑफ डाइवर्जन ऑफ द वर्कफोर्स, सी जो हमने बात कही थी इसमें हमने कहा था चेंज अंडरस्टैंडिंग, नेक्स्ट सी क्रिएटिंग कंपैरेटिव एडवांटेजेस, फिर हमने ई बोला था PACCE एम्पावरमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स,
एथिक्स एंड कल्चर डेवलपमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारी एरिया हैं जिसमें आराम से आप समझ सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट किस किस एरिया में स्ट्रैटेजिक रोल प्ले कर सकता है। आप इसको अगर देखना चाहते हैं तो आप मेरे ऐप में जाइए, एनी टाइम क्लास को डाउनलोड कीजिए और वीडियो को देखिए अच्छी तरह से। ये आपको चैप्टर 7 में आपको मिला होगा, ओल्ड सिलेबस में जाएंगे तो आपके पास चैप्टर 6 में होगा। तो आप इसको अच्छी तरह से देखिए कि ह्यूमन रिसोर्स क्या क्या प्ले कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द लीडरशिप रोल प्लेड बाय अ मैनेजर इन पुशिंग फॉर द गुड स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन। ये मैंने बहुत रटवाया होगा और यस, एप्लीकेशन में एनी टाइम क्लास के एप्लीकेशन में आप जब जाएंगे तो चैप्टर 8 में आपको एक क्लियरली मिलेगा कि व्हाट आर द रोल टू बी प्लेड, और मैंने इसके लिए मेमोरी कोड दिया था रोल, कि ये एरिया है जिसके थ्रू गुड स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन किया जा सकता है, लीडरशिप रोल प्ले किया जा सकता है। आर बोले तो रिस्पॉन्सिव टू चेंजिंग कंडीशन, ओ ऑन द टॉप ऑफ अफेयर व्हाट इज हैपनिंग, L leading and pushing corrective action, E spirit the corps and promoting a culture, and next is ethical leadership। तो आपने देखेंगे यहाँ पे रोल जो है इसमें बहुत बार पॉइंट है और रोल का कोड ही हमने दे दिया था, रोल ROLEE। तो R बोले तो रेस्पॉन्सिव टू चेंजिंग कंडीशन, O बोले तो ऑन द टॉप ऑफ अफेयर व्हाट इज हैपनिंग, L बोले तो लीडिंग एंड पुशिंग करेक्टिव एक्शन, E बोले तो स्पिरिट द कॉप्स एंड प्रमोटिंग कल्चर, एंड E बोले तो एथिकल लीडरशिप। और आपको याद होगा इसमें हमने नारायण मूर्ति का केस स्टडीज लिया था कि किस तरह से उन्होंने एक रोल प्ले किया इन एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी एंड इन्फोसिस इतना बड़ा सम्राट बन के खड़ा हुआ। तो ये आपने देखा बहुत अच्छी तरह से केस स्टडीज के फॉर्म में समझाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What do you understand by differential strategy and how is it achieved? ये differential strategy आपने देखा होगा, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था, आप इसको अच्छी तरह से समझिएगा। ये हमने बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी में पढ़ा था और बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी में माइकल पॉटर जेनेरिक स्ट्रैटेजी में हमने इसको पढ़ा था। माइकल पॉटर जेनेरिक स्ट्रैटेजी में 3 स्ट्रैटेजी थे, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी, डिफरेंशियल स्ट्रैटेजी एंड फोकस स्ट्रैटेजी। ये डिफरेंशियल स्ट्रैटेजी उसी के बारे में बोलता है कि आपको यूनिक प्रोडक्ट लेके आना है। अगर ये यूनिक प्रोडक्ट पूरे इंडस्ट्री को लेके आएंगे तो आप पूरा इंडस्ट्री वाइड आप स्वीप करके चले जाएंगे। मैंने एप्पल का एग्जांपल लिया था, आईफोन का एग्जांपल लिया था कि किस तरह से फीचर में आगे बढ़ते हैं और बहुत अच्छी तरह से पॉइंट समझाया था। इस वीडियो को अगर समझना है तो एक बार जरूर मेरा ऐप एनी टाइम क्लास को डाउनलोड कीजिए एंड चैप्टर 5 को अच्छी तरह से समझ जाइएगा और समझने की कोशिश कीजिए। और अभी आप देखेंगे, और चूंकि कल ही आप एग्जाम देके आए हैं, आपका दिमाग में हमेशा के लिए एंकर हो जाएगा, तो जरूर देखिएगा इसको और डिफरेंशियल स्ट्रैटेजी के बारे में देखिएगा। मैंने बहुत बार बताया होगा कि इसमें आप ज़्यादा प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं, लोग आपसे कनेक्ट होंगे बिकॉज ऑफ यूनिकनेस। मैंने यूनिकनेस की परिभाषा भी बताई है, समझा के बताया गया और कंप्लीट डिटेल लिख सकते हैं। एनीवे फॉर यू द आंसर इज यू कैन गेट इट एंड कैन गेट अलॉन्ग, दैट्स इट। हाउ टू अचीव द डिफरेंशियल स्ट्रैटेजी में हमने साफ बताया था, ऑफर यूटिलिटी फॉर द कस्टमर and match the product with their taste and preferences, elevate the performance of the product, offer the promise of the high quality product or services for the buyer satisfaction, rapid production innovation, taking steps for enhancing image and its brand values, fixing product prices,